नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश पंडित आप लोग का फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मुकेश मैथ्स अकेडमी पर। दोस्तों कैसे हैं? उम्मीद कर रहा हूं कि मन लगा के पढ़ रहे होंगे कि ऐसा मौका बार-बार नहीं आता, है ना? जिन भाइयों और बहनों की अभी भी 4 दिन, 10 दिन या 15 दिन बची हुई है, अपनी पूरी मेहनत लगा दे, पूरी जी-जान लगाकर मेहनत करे। और अभी आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट समय है रिविजन्स और मॉक टेस्ट। इसलिए मैं आप लोग के लिए कंटिन्यू मॉक टेस्ट लेके आ रहा हूं। आज हम लोग करने वाले हैं एसएससी जीडी के मॉक टेस्ट नंबर 7। जी हाँ दोस्तों, आप अभी जितनी मॉक टेस्ट लगाएंगे उतनी आपके जीवन के लिए बेहतरीन होगा, क्योंकि अभी आपको अपने आप को पहचानने की जरूरत है, अपने तराजू में तौलने का समय है। क्योंकि महज किसी की एग्जाम आज होगी, किसी की एग्जाम कल होगी, तो जिसके पास जितनी समय है उतनी समय में पूरी जान लगा दे, सभी कामों को छोड़कर अभी पढ़ाई करे, ताकि इस तरह की मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा। ठीक है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं एसएससी जीडी के मैथ्स के मॉक टेस्ट नंबर 7 को। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि अब मेरे द्वारा बनाई गई बेहतरीन चीजें आपको आसानी से मिलती रहे। ठीक है ना? तो चलिए स्टार्ट करता हूं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपको डीआई देखने को मिल रहा है। इसका कारण यह है कि अभी क्या हो रहा है, आजकल जो एग्जाम चल रही है एसएससी जीडी की, इसमें क्या किया जा रहा है कि पहले 5 क्वेश्चन टफ दिए जा रहे हैं। 5 क्वेश्चन टफ देके आपके सेंस ऑफ माइंड से खेला जा रहा है कि स्टूडेंट को लग जाए कि मैथ्स बहुत टफ आ रही है और वो छोड़ दे। लेकिन पीछे का जो 20 लगभग 15-17 क्वेश्चंस ऐसे हैं ना कि बहुत ही इजी लेवल के हैं। लेकिन आपके 5 क्वेश्चंस आपकी पूरी मैथ्स की पेपर को खराब कर सकती है। तो मैं भी क्या किया हूँ, आपके सामने पहला ही टीआई डाला हूँ, ताकि आपको लगे कि अरे क्वेश्चंस हार्ड आ गया। ठीक है ना? तो चलिए बनाते हैं डीआई को। यहाँ पर एडमिशन यानी दाखिले का यहाँ पर संख्या दी हुई है, और यहाँ पर किस वर्ष में कितने दाखिला हुआ है उसकी संख्या दी हुई है। ठीक है ना? तो जल्दी से पेन पेपर लेकर तैयार हो जाइए और ये नोट कर लीजिए कि 2014 में, 2011 में, 2012 में, 2013 में, 2014, 2015, 2016 में कितने कितने बच्चों की दाखिला हुई है। ठीक है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। कितने वर्षों में पिछले वर्षों की तुलना में दाखिलों की संख्या अधिक थी? यानी कितने वर्षों में पिछले वर्षों की तुलना में दाखिलों की संख्या दाखिलों की संख्या क्या है? अधिक थी। तो कितनी है? मैं देख रहा हूं यहाँ तो सेम ही है। यहाँ पर देख रहा हूं यहाँ पर एक बढ़ी, फिर यहाँ देख रहा हूं यहाँ कुछ नहीं, फिर यहाँ दो, फिर यहाँ देख रहा हूं तीन। तो 3 वर्षों में, कितने वर्षों में? 3 वर्षों में। यानी कितने वर्षों में? तो 3 वर्षों में दाखिलों की संख्या क्या हुई है? वृद्धि हुई है। 2016 2016 को छोड़कर वर्ष 2011 के आरंभ के बाद से कितने छात्रों ने कोचिंग सेंटर में दाखिला लिया है? 2016 को छोड़कर 2011 के आरंभ से। तो 2011 के आरंभ से मतलब यहाँ पर हो गया 300 एक 400 और 4 3 7, 7 और 2 9, 9 एक 1000। यानी 1000 बच्चों ने दाखिला लिया है। कितने बच्चों ने दाखिला लिया है? 1000 बच्चों ने दाखिला लिया है। पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2014 में दाखिलों में प्रतिशत की वृद्धि कितनी हुई है? पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2014 में किसकी बात की गई? वर्ष 2014 में दाखिलों में प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई है? 2014 की तुलना में, 2014 क्या यहाँ पर है, पिछले वर्षों की तुलना में कितनी हुई है? 100 की वृद्धि हुई है। कितनी की वृद्धि हुई है? 100 की वृद्धि हुई है। किसके रिस्पेक्ट में? 150 के रिस्पेक्ट में, है ना? 100 की वृद्धि हुई है 150 के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 100 की वृद्धि हुई है 150 के रिस्पेक्ट में। ठीक है ना? तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ ये हो गया आपका 2, ये हो गया आपका 3, यानी यहाँ पर हो गया आपका 200/3, यानी 66.66। लगभग कितना? 66.67 भी हो सकता है। ठीक है ना? तो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोचिंग सेंटर के शुल्क प्रथम 3 वर्षों के लिए 10,000, प्रथम 3 वर्षों के लिए 10,000 और आगे के 3 वर्षों के लिए 12,000 रुपया हो, तो पिछले 6 वर्षों में कोचिंग सेंटर द्वारा एकत्र की गई कुल शुल्क करोड़ में कितनी है? बहुत अच्छा। प्रथम 3 वर्षों का पूछा गया, तो प्रथम 3 वर्षों को आप जोड़ लीजिए। प्रथम 3 वर्षों में यहाँ पर 300 हो गया और 400, यानी 1 2 3, 300 और एक 400। तो प्रथम 3 वर्षों में कितने बच्चे हैं? प्रथम 3 वर्षों में 400 बच्चे हैं। प्रथम 3 वर्षों में 400 बच्चे हैं। तो 400 बच्चे ने, प्रत्येक ने 10,000 रुपया करके दिया, प्रत्येक ने 10,000 रुपया करके दिया। तो कितने रुपए हो गई? यहाँ पर हो गई 4
इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 40 लाख कितने हो गए हैं? 40 लाख रुपए हो गए कोचिंग सेंटर के पास अंतिम 3 वर्षों में। फिर अंतिम 3 वर्षों में कितना, यानी इसको छोड़ देना है, 1 2 3, यानी 3 2 5, 6 6 3 9, अंतिम 3 वर्षों में 900 स्टूडेंट है। 900 स्टूडेंट ने 900 स्टूडेंट ने 12,000 रुपए करके दिए। ठीक है ना? बारनामा होता है 108 होता है। बारनामा कितना होता है? 108 लाख। यहाँ देख रहा हूं कितने करोड़ रुपए होंगे? 148 लाख। 148 लाख, लेकिन पूछा है मुझे कितने करोड़ में, तो क्या हो जाएगा ये? 1.48 करोड़ हो जाएगा। ठीक है ना? आंसर हो जाएगा 1.48। बस आपको डीआई को समझना है अच्छी तरह से, और इसकी आंसर बेहतरीन बहुत जल्दी निकल कर आती है, और इसमें कोई टेंशन भी नहीं होता है ना? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक पति और उसकी पत्नी, एक पति और उसकी पत्नी की औसत आयु 12 वर्ष पहले, क्या बात की गई है? 12 वर्ष पहले की बात की गई है। जब उनकी शादी हुई थी 24 वर्ष थी। 12 वर्ष पहले क्या थी? 24 वर्ष थी। तो पति पत्नी की आयु 12 वर्ष पहले कितनी थी? तो 12 वर्ष पहले थी 24 दूनी 48, है ना? 12 वर्ष पहले की बात की गई है। अब कितनी हो गई? दोनों में 12 जुटेगा, यानी 12 गुने 2, यानी वर्तमान में ये क्या हो गया? वर्तमान में इनकी उम्र कितनी है? वर्तमान में आयु, वर्तमान में क्या है? इनकी आयु। ठीक है ना? तो वर्तमान में कितनी आयु हो गई? 24 दूनी 48, 12 दूनी 24, है ना? 24 में से 24 थी, अब 72, यानी टोटल कितना हो गया? 72 वर्ष के हो गए लोग। दोनों का कुल का योगफल कितना हो गया? 72 वर्ष। अब यह उनका एक बच्चा हो गया। अब 3 आदमी हो गए, तो परिवार का औसत क्या होगा? बच्चा सहित कुल आयु, बच्चा सहित कुल आयु, यानी कुल वर्ष कितना हो जाएगा? बच्चा सहित कुल वर्ष कितना हो जाएगा? तो मैं देख रहा हूं, अब तो 3 आदमी हो गए। अब तीनों के भी वर्तमान औसत कितनी? 26, यानी 6 18, कितनी हो गई? 6 18, और 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 1 7। अब कितने हो गए? 78 वर्ष। तो बच्चे की आयु कितनी है? इन दोनों में से माइनस कर देंगे, तो बच्चे की जो आयु हो जाएगी, बच्चे की जो आयु हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी 6 वर्ष। बच्चे कितने वर्ष के हो जाएंगे? 6 वर्ष के हो जाएंगे। ठीक है? कंफर्म है? चले आगे। यदि आपको समझ में आ रहा हो तो प्लीज एक बार लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों ये सारी मेहनत आपके लिए की जा रही है। उन बच्चों के लिए की जा रही है जिन बच्चों को पढ़ने के लिए पैसे नहीं होते हैं, उनके पास समय नहीं होता, और कहीं भी आपको इस तरह से बेसिक पढ़ाई नहीं कराई जाती। उन बच्चों के लिए ये मेरा चैनल समर्पित है। तो प्लीज आपकी सपोर्ट हमें बेहद जरूरी है। तो प्लीज आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि उन गरीब बच्चों तक पहुंच जाए जिनकी ये जरूरत है। ठीक है ना? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक रेलगाड़ी 3584 किलोमीटर की दूरी 2 दिन 8 घंटे में तय करती है। यदि इसने पहले दिन 1440 किलोमीटर तथा दूसरे दिन 1608 किलोमीटर दूरी तय किया हो, तो रेलगाड़ी की शेष यात्रा के लिए औसत चाल पूरी यात्रा के लिए औसत चाल से कितना अंतर होगा? ठीक है? यानी कुल दूरी इतनी है, और 2 दिन 8 घंटा। 2 दिन 8 घंटा का मतलब कितना होता है? 2 दिन 8 घंटा मतलब 2 गुने 24 प्लस 8, 24 दूनी 48, 48 8 कितना हो गया? 48 8 हो गया 56, यानी कुल कितना घंटा लगता है? उसे 56 घंटा लगता है। ठीक है ना? तो मैंने निकाल लिया औसत चाल। क्या निकाल लिया? औसत चाल निकाल लिया। औसत चाल, औसत चाल कितनी है? मैं देख रहा हूं औसत चाल है 3584 अपॉन कितनी है? 56। तो यहाँ पर औसत चाल निकल के आ जाएगी 56 से यदि मैं करूँगा तो 7 अट्ठे 56, यहाँ पर निकल 7 पंचे 35, और यहाँ पर 7 एकम 7, 7 दूनी 14, फिर 8 से काटेंगे तो कितनी निकल के आएगी? 8 छक 48, 8 चौक 32, यानी 64 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है ना? तो पहले 2 दिन यानी शेष दूरी कितनी है?
शेष दूरी, शेष दूरी मेरी कितनी है ये निकाल लेते हैं ना, क्योंकि पहले दिन 1440 और दूसरे दिन 1608, तो मुझे कुल दूरी में से 1440 प्लस 1608 को क्या करना होगा, माइनस करना होगा। ठीक है ना, मैं देख रहा हूं यहां पर 3584 माइनस कितना आ गया, यहाँ पर कितनी आ जाएगी, यहाँ पर आ जा रही है आपकी, यहाँ पर हो जाएगी 8, यहाँ पर हो जाएगी 4, यहाँ पर 6 4 10, 1 1 2 1 3, यानी कुल मिला के आ जाएगी 500, 14 में 60 या 6, यानी 536, 536 किलोमीटर अभी भी बाकी है। ठीक है ना, ये 536 किलोमीटर अभी भी बाकी है। और ये दोनों जो यात्रा की गई थी ना, कितने घंटों में की गई थी, ये कितने घंटों में की गई थी, 24 24 48 घंटों में। कितने घंटों में की गई थी ये, 48 घंटों में की गई थी, है ना, 48 घंटों में की गई थी। तो अब बचा कितना, अब बचा कितना, 8 घंटा। शेष कितना बचा सर जी, शेष बचा ये लोग का, शेष बचा 8 घंटा। शेष कितना बचा, 8 घंटा। अब 8 घंटा में ये दूरी तय करनी है, तभी तो 56 घंटा में हो पाएगा, है ना। 8 घंटा में ये दूरी तय करनी है, तो 8 से यदि आप इसको भाग लगाते हो, 8 से यदि आप भाग लगाते हो इसको, तो कितना हो जाएगा, 8 छक 48, 8 छक 48, 536 को 8 से भाग लगाते हो, तो मैं देख रहा हूँ कि 8 छक 48, 8 छक 48 और कितना हो गया, 5 पर 6 8 सत्ते 56, यानी 67 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से इसे चलना होगा। और मैं देख रहा हूं कि औसत कितनी है, औसत इसकी 64 किलोमीटर प्रति घंटा है। उसका स्पीड कितना बढ़ाना पड़ रहा है, दोनों में अंतर कितना होगा, तो अंतर कितना मैं देख रहा हूं, एवरेज से अंतर कितना हो रहा है, एवरेज से अंतर 67 में से 64 घटा दिया, तो क्या देख रहा हूं, 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 3 किलोमीटर प्रति घंटे का क्या होगा, अंतर होगा। बात समझ में आई। क्वेश्चन बहुत ही सीधा सा क्वेश्चन था कि 3584 किलोमीटर यात्रा तय करनी थी, और इस पूरी यात्रा को तय करने में 2 दिन 8 घंटे का समय लगता है। तो बोला है कि इसमें पहले दिन यानी 24 घंटे में 1440 किलोमीटर और दूसरे 24 घंटे में 1608 किलोमीटर दूरी तय किया, तो रेलगाड़ी की शेष यात्रा के लिए औसत चाल की पूरी यात्रा के लिए औसत चाल से कितना अंतर होगा। तो मैंने देखा कि 48 घंटा, ये जो 48 घंटा में इतनी दूरी तय की जाती है, तो शेष 8 घंटा में इतनी दूरी तय करना होगा इसे, है ना। अब शेष 8 घंटा में इतनी दूरी तय किया, तो देखा गया कि इसे 67 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ट्रेन चलानी पड़ रही है, तो औसत चाल से कितना अधिक है, कितना अंतर है, तो 3 किलोमीटर प्रति घंटे का क्या है, अंतर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक मोटरसाइकिल 45 किलोमीटर प्रति लीटर की औसत देती है। यदि पेट्रोल की कीमत 20 रुपए प्रति लीटर हो, तो 540 किलोमीटर की यात्रा पूरी करने में कितनी राशि की आवश्यकता है। ठीक है ना, तो सबसे पहले मैं देख लेता हूं कि यहाँ पर मेरी 20 रुपए प्रति लीटर है, 540 किलोमीटर की यात्रा पूरी करने में कितनी राशि लगेगी। तो मैं यहाँ पर निकाल लेता हूं कि मेरे पास चाल कितना है ना, मेरे पास 45 किलोमीटर प्रति लीटर की औसत देती है, और यदि पेट्रोल की कीमत 20 रुपया प्रति लीटर है, तो 540 किलोमीटर की यात्रा पूरा करने में कितने रुपए की मुझे तेल लगेगी। तो 540 को मैंने क्या किया, 45 से भाग लगा दिया, ठीक है ना, ठीक, और उसको क्या किया, फिर 20 से गुना कर दिया, यानी ये क्या होगा, खर्च होगी, ये क्या होगा, खर्च होगा, है ना, यानी एक्सपेंडिचर होगा। तो मैं देखा 5 नमा 45, या 9 से करो, 9 पंचे 45, 9 छके 54, और यहाँ 5 चौके 20, 6 चौक 24, 240 रुपए की पेट्रोल भरानी होगी। कितने की, 240 रुपए की पेट्रोल भराओगे तो आपकी काम हो जाएगी। ठीक है ना, समझ में आया। मैंने 540 बट्टे चाल यानी दूरी बट्टे चाल क्या निकाल लिया, दूरी बट्टे चाल से मेरा क्या निकला, आपको पता है कि दूरी
4 से क्या निकलता है, मैंने 45 रुपये प्रति किलोमीटर की लीटर की औसत देती है, तो मैंने यहाँ पर दूरी बटे 4 निकाल लिया। और एक पेट्रोल की कीमत कितनी, 20 रुपये है। पेट्रोल की कीमत कितनी, 20 रुपये प्रति लीटर है, तो 540 किलोमीटर की यात्रा पूरी करने में कितनी राशि की आवश्यकता होगी, 240 रुपये की आवश्यकता होगी। ठीक है ना, क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं है। एक मोटरसाइकिल 45 किलोमीटर प्रति लीटर की औसत देती है, यानी इतनी औसत देती है, तो कितना होगा, कितना होगा, 60 होगा। अब 60 को क्या करना होगा, उसके से गुना, मतलब से गुना कर देंगे तो आ जाएगा। ठीक है ना, चलिए कोई बात नहीं। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी उस कार्य को 1/3 भाग को 12 दिन में, 1/3 भाग को 12 दिन में पूरा करता है। ए अकेला अकेला ए शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। बहुत अच्छा सवाल है। यानी देखिए यहाँ पर ए प्लस बी, ए प्लस बी यदि 24 दिन में करता है, तो 1/3 काम को 12 दिन में करता है बी, तो एक काम को कितना दिन में करेगा, एक काम को करेगा 36 दिन में। और 24 और 36 का एलसीएम कितना होगा, 72, है ना। तो ए प्लस बी का एफिशिएंसी जो है वो 3 है, और बी का एफिशिएंसी क्या, 2 है। तो यहाँ मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर ए की जो एफिशिएंसी है, ए की जो एफिशिएंसी है, ए की जो एफिशिएंसी वो क्या हो, 1 हो रहा है ना। बी की 2 है तो ए की क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, तो ए की एफिशिएंसी, ए अपनी एफिशिएंसी से यदि काम करने गई, ए अपनी एफिशिएंसी से यदि काम करने गई, तो कितना दिन लगेगा, 72 दिन लगेगा। लेकिन ऐसा पूछा नहीं है, मतलब अकेला शेष कार्य को, यहाँ क्या पूछा है, यदि पूरा कार्य को ए करता तो 72 दिन लगता। ठीक है, लेकिन शेष कार्य, 1/3 भाग कार्य क्या है, तो शेष कार्य कितना होगा, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि शेष यानी रिमेनिंग वर्क कितना होगा, तो 1/3 में से 1 घटा देंगे, यानी 1 घटाओ 1/3, तो कितना हो गया, 2/3। तो 72 काम का 2/3 काम यदि करेगा तो कितना होगा, तो 72 गुने 2/3, 3 से भागा लगाया 24, यानी शेष कार्य को ए 48 दिन में करेगा। कतई भी यहाँ पर 72 आंसर ना लगाए। ठीक है ना, क्वेश्चंस को पढ़े, क्वेश्चंस बहुत अच्छा है। बोला ए ने शेष कार्य को, ठीक है ना, इस चीजों पर ध्यान दे, इस चीज को अच्छी तरह से ध्यान दे। ठीक है, तो 1/3 कार्य कर लिया उन्होंने, शेष कार्य कितना बचा, 2/3। 2/3 कार्य को कितना दिन में करेगा, 24 दिन में। यदि पूछता कि एस, यदि पूछता बी उस कार्य को 12 दिन में करता है, और पूछता ए पूरा काम को कितने दिन में करेगा, तब हम क्या करते हैं, तो बोलते 72 दिन में करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। महेश 1,60,000 वार्षिक वेतन पर विक्रय निधि के रूप में काम शुरू करता है। यदि उसके वेतन में हर वर्ष 15% की वृद्धि होती है, तो उसने कंपनी के लिए कितने वर्षों तक का काम किया था जब उसका वार्षिक वेतन 2,79,841 हो गया। यानी ये क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट है। ध्यान से पढ़ने पर आपको समझ में आ जाएगी, ये क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट है। यानी 2,79,841 जो है वो अमाउंट है, और इन्होंने इतना रुपया 1,60,000 वार्षिक वेतन पर विक्रय निधि के रूप में काम करना शुरू किया था। जो कितने वर्षों के बाद बोला गया है, यही तो नहीं पता, पर प्रत्येक वर्ष 15% की वृद्धि हो रही है। प्रत्येक वर्ष 15% की वृद्धि हो रही है, और समय मुझे नहीं पता। अब देखो, मैं आपको इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि ये क्या है, ये 4 है। यानी यहाँ पर देखो कैसे पता चलती है, इसको मैंने 5 से काटा, 5 से 15, इसको मैंने 5 से काटा 20, 20 और ये क्या है 23। यानी यहाँ पर देखो, यहाँ 20 एकम 20 और 3 23, यानी 23/20, 23/20 का x है। अब जो यहाँ पर है ना, वही यहाँ होगा। तो देखो 20 को यदि मैं 4 बार गुना करता हूँ तो ये आएगा। बस अब मुझे समझ में आ गया कि ये क्या है, ये 20 है, और ये क्या है, ये क्या है, तो यहाँ 23 देख रहे हो ना, तो बस ये चीज आपको समझना होगा। ये 20 को 4 बार गुना किया, ये 20 को 4 बार गुना किया, तो यहाँ भी 23 को 4 बार गुना किया होगा। ठीक है ना, यहाँ भी 4 बार गुना किया होगा, तो आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर बेस से बेस कट गया, तो x इक्वल टू क्या हो गया, 4 हो गया। x इक्वल टू कितना हो गया, 4।
4 वर्षों में हो गया। ठीक है, इस तरह से मैथ्स बनाई जाएगी। इसके लिए दोस्तों रेगुलर प्रैक्टिस आपकी बहुत जरूरी है, इसलिए आप हमारे चैनल पर बने रहें और मेरे साथ रेगुलर प्रैक्टिस करें, ताकि तभी आपकी होगी। ये मैं अपने फायदे के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये आपकी फायदे होगी। आप यदि रेगुलर हमारे चैनल पर बने रहेंगे तो आपको मैथ्स में दिक्कत हो ही नहीं सकती। ठीक है ना? अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। जिन जिन भाइयों के अभी भी 10 दिन 15 दिन एग्जाम है ना, वो मैथ्स के फाउंडेशंस के चैप्टर वाइज क्लासेस को जाकर देखें। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक लगा हुआ है, वहां क्लिक करें और जाके चैप्टर को देखें। आपको हर चीज समझ में आएगी। ठीक है ना? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक व्यक्ति साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों के लिए कुछ धनराशि उधार लेता है। यदि मूलधन तथा कुल ब्याज का अनुपात, यहाँ ध्यान देना, मूलधन तथा कुल ब्याज का अनुपात, कुल किसकी बात की गई है? 1 वर्ष की नहीं, कुल ब्याज। ये एक-एक छोटे-छोटे शब्द है ना, जो आपको प्रॉब्लम में डाल सकते हैं। मूलधन तथा कुल ब्याज का अनुपात 5:1 है, तो ब्याज की दर कितनी है? यानी मूलधन बट्टे ब्याज है। मूलधन बट्टे ब्याज बराबर कितने हैं? 5/1 है। तो ये एक चीज ध्यान रखना कि ब्याज मेरा 1 है, मूलधन मेरा कितना 5 है, तो मुझे क्या निकालना है? रेट। तो रेट बराबर क्या होता है? I/P इंटू 100 होता है ना। तो मैं देख रहा हूं कि 1/5 गुने 100 क्या होता है? 20%। लेकिन ठहरो, 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 ये कितने वर्षों का निकल के आया है? ये 4 वर्षों का निकल कर आया है। कितने वर्षों का? 4 वर्षों का। और ब्याज की दर कितनी होती है? ब्याज की दर कितनी होती है? प्रति वर्ष की। 1 वर्ष का, तो इसे क्या करना होगा? 4 से भाग देना होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5%। कैसी लगी दोस्तों सवाल? कैसी लगी को सवाल? जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, क्योंकि बच्चे यहाँ पर 100% बच्चे यहाँ पर 20% मारकर चलाएंगे, जो कि गलत हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये 20% इसका आंसर नहीं है, क्योंकि ये तो कुल ब्याज है ना, 4 वर्षों का ब्याज है। ठीक है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अनुक्रम 1 3 6 4, देखिए यहाँ पर 1 में 3 कैसे हुआ? प्लस 2 की वृद्धि, प्लस 2 की वृद्धि है, यानी यहाँ से यहाँ में +2 है। फिर यहाँ से यहाँ मैं देख रहा हूँ कि +3 है। फिर यहाँ से यहाँ मैं देख रहा हूँ कि +4 है। तो यहाँ से यहाँ में कितना होगा? 15 होगा। फिर यहाँ से यहाँ में कितना होगा? यहाँ 5 की वृद्धि हो गई। फिर यहाँ कितने की वृद्धि हुई? 6 की, तो कितने हो गई? 21। अब पांचवें छठे पदों का, तो 1 2 3 4 5 6, पांचवें और छठे पदों का अनुपात कितना है? 1 का 15 और दूसरे का कितना है? 21। यानी 5 दिए, 3 पच्चे 15, 3 पच्चे 15 और 3 सत्ते 21, यानी 5:7। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन। जोश को बनाए रखे, क्योंकि आपकी जोश ही ना, आपके अंदर एक्टिवनेस ही आपको एग्जाम में सक्सेस दिलाएगी। आलसी मत हो, क्योंकि जैसे ही आपने आलसी होना शुरू किया, आपकी जोश वहां से खत्म हो जाती है। इसलिए रेगुलर एक्टिव जैसा बने रहें और जोश के साथ पढ़ते रहें। ठीक है ना? जब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है ना? जब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ये दिमाग में हमेशा रखिए। ठीक? चलिए, एक टेप रिकॉर्डर 10% के लाभ पर 935 रुपए में बेचा जाता है। यदि यह 835 रुपए में बेचा जाता तो वास्तविक हानि कितनी होती? सिंपल, यानी 100% में आपने खरीदा था ना, आपने कितना में खरीदा था? 100% में। अब इस पे 10% लाभ कर दिया, यानी एसपी कितना हो गया? एसपी हो गया आपका 110%। और 110% ही बराबर तो आपका 935 है ना? 1% बराबर क्या होगा? 935। तो 100% बराबर क्या होगा? 135/110। तो 100% बराबर क्या होगा? 935/110 गुने क्या होगा? 100। 0 से 0 कट गया, 11 से काटो, 11 अट्ठे 11 पचे, ठीक ना? 11 अट्ठा 88 और 11 पचे 55, कितनी हो गई? 850। और आपने कितना है बेचा? आपने बेचा 835 में। तो लॉस हो गया कि हानि हो गया? सर जी लॉस हो गया। क्या हो गया? हानि हो गया, है ना? क्या हो गया? हानि हो गया, यानी लॉस हो गया।
लॉस कितने की हो गई? 850 में तो खरीदा था आपने, तो 850 में से आपको 835 माइनस कर देनी है। तो वास्तविक हानि कितने की हो गई? वास्तविक हानि 15 रुपए की हो गई। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 150 से यदि रुपए 150 से रुपए 300 तक की कीमत के बीच खरीदी गई पुस्तकें 250 रुपए से 350 रुपए के बीच की कीमत में बेची जाए तो अधिकतम संभावित लाभ क्या है जो 15 पुस्तक बेचने से मिलेगा? बेहतरीन क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन पे एक तो लाइक जरूर बनती है। यदि 150 रुपए से 300 रुपए तक की कीमत के बीच खरीद की गई पुस्तकें 250 रुपए से 350 रुपए बीच की अधिक कीमत पर बेची जाए तो अधिकतम संभावित लाभ क्या होगा? अधिकतम संभावित लाभ के लिए यहाँ पर अधिकतम संभावित लाभ, आपको अधिकतम संभावित लाभ चाहिए। इसके लिए क्या करना होगा? आपको करना होगा कि अधिकतम कीमत, यानी यहाँ क्या करना होगा? अधिकतम कीमत, तो अधिकतम कीमत कितनी है? अधिकतम कीमत माइनस न्यूनतम कीमत। तो अधिकतम कीमत में क्या देख रहा हूं? 350। न्यूनतम कीमत कितनी है? 150। यानी कुल मिला के कितनी आ गई? इसमें 15 से गुना करना है। किससे गुना करना है? 15 से। मैं देख रहा हूं यहां पर 350 में से 350 में से 150 चला गया तो कितनी हो गई? 200। और 200 गुने 15 क्या हो जाएगा? 15 दूनी 30, 3000 रुपया। ठीक ना? तो 15 पुस्तक बेचने से मिलेगा कितना? 3000 रुपया मिलेगा। इसमें निर्धारित नहीं किया जा सकता ना करे, है ना? मैथ्स बनेगी यार, इसमें मैथ्स बनेगा, 100% बनेगा, है ना? क्योंकि देखिए यहाँ पर अधिकतम कीमत कितनी? 350, न्यूनतम कितनी? 150। इसके बीच में ही तो बिक्री कर सकते हैं ना? यानी एवरेज कितना निकल गया? 200। और 15 पुस्तक को बेचने से कितना मिलेगा? 300 रुपया मिलेगा। बस देखिए, 240 का 25% प्लस 1200 का, तो यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर लिखते जाइए 240 गुने 1/4, है ना? ये 0 0 कट गया, यहाँ 12 छक 72, यहाँ डायरेक्ट लिख दीजिए 12 छक 72, है ना? यहाँ भी 0 0 कट गया, 4 चौके 16, और यहाँ भी कट गया 60। यहाँ देख रहा हूँ मैं का मान कितना होगा, तो जोड़ दो, 6 2 8, यहाँ पर हो गया 8, है ना? सॉरी सॉरी सॉरी, गलती हो गया, मैंने देखा नहीं कि यहाँ पर क्या डिवाइड है। ठीक है ना? तो यहाँ पर हो गया 1/4, यानी यहाँ पर 1/4 आप करो, यहाँ पर 1/4, 4 से इसे काट दो, कितनी हो गई? 6, है ना? 6 हो गई, 60 हो गई यहाँ पर, यहाँ 60 हो गया, यहाँ 12 छक 72, यहाँ 12 छक 72 हो गया, और यहाँ बटे हैं, है ना? मैंने ध्यान नहीं दिया। और चाचो कितना? 16। ठीक है? यहाँ हो गया 2, यहाँ 6 7 13, और यहाँ पर 16। ठीक है ना? 8 से कटेगी क्या? 4 से कटेगी, 4 चौके 16, 4 तिये 12, 4 तिये 12, यानी 33/4, 4 अट्ठे 32, 4 दूनी 8, 4 दूनी 24, 8.25। कितना आंसर हो जाएगा? 8.25। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी संख्या, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही, जब मैं क्वेश्चन सेट कर रहा था तो मैंने देखा ये क्वेश्चन तो 1.5 लाइन की है, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब किसी संख्या के 75% में 75 जोड़े जाए, किसी संख्या के 75%, यानी किसी संख्या के 75% मतलब 3/4 में 75 जोड़ दिया जाता है तो उत्तर ही संख्या हो जाता है। ठीक है? अब जब मैं इधर लाया तो क्या हो गया? ये x/4 हो गया, और ये क्या हो गया? 75 हो गया। तो x इक्वल टू संख्या कितनी हो गई मेरी? संख्या हो गई 300 हो गई। संख्या कितनी हो गई? 300। अब संख्या का 40%, संख्या का 40% मतलब 2/5। अब 5 से भागा लगाइए, 5 6 के 30, 6 दूनी कितना? 120। बस
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन उनके लिए जो रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, आप उनके लिए जो नहीं करते इसमें 100% गलती कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक संख्या का 30% दूसरी संख्या का 40% के बराबर है। यानी एक संख्या का 30%, ठीक है ना, दूसरी संख्या का 40% के बराबर। परसेंटेज से परसेंटेज कटा, 4 से 4 कटा, 0 से 0 कटा, यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात में देख रहा हूं 4:3 हो गया। अब बोला दोनों संख्याओं का योगफल, ठीक है, दोनों को योगफल कहें कितना 7, दोनों संख्या का योगफल का 25% मतलब 1/4 किसके बराबर है, 420 के बराबर है। तो 7 छक्के, तो एक बराबर कितना हो गया 240। अब बोला है उन दोनों संख्याओं में छोटी संख्या 3 है, तो 3 बराबर 24 से 72। कुछ है क्या, कुछ भी नहीं है, है ना। जो लोग बोल रहे हैं ना कि मैथ की क्वेश्चंस हार्ड आ रही है, हार्ड आ रही है, वो खुद मैथ कभी पढ़े ही नहीं है। यदि मैथ्स को अच्छी तरह से पढ़ लेते ना, तो वो कभी नहीं बोलते कि मैथ्स के क्वेश्चंस हार्ड आ रहे हैं। हाँ, एक्चुअली उन्होंने उस तरह की लेवल की तैयारी नहीं की है मैथ्स में, जिस कारण से बाहर निकलते बोल रहे हैं कि मैथ्स की क्वेश्चंस हार्ड आ रही है। ठीक है ना। जो लोग पढ़े हैं वो जिस दिन एग्जाम देंगे उन्हें बिल्कुल पता चलेगा कि मैथ्स की क्वेश्चंस कैसे आ रही है। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट ने एग्जाम दे के आया, बोला सर मैथ्स की क्वेश्चंस एकदम हार्ड नहीं है, जैसा रहना चाहिए वैसा लेवल है। ठीक है ना। जो पढ़े नहीं है ना, वही बोल रहे हैं कि मैथ्स के क्वेश्चंस क्या हार्ड आ रहे हैं। ठीक है। हाँ, करंट अफेयर्स कुछ आ रहे हैं, 2020 के कुछ करंट अफेयर्स आ रहे हैं। जीएस में कुछ लेवल, जीएस का लेवल तो हमेशा ही हाई रहता है, क्योंकि आप कितना भी पढ़ो तो उसमें क्या होता है कि आपको कभी करंट अफेयर्स ज़्यादा आती है, तो कभी स्टैटिक जीके ज़्यादा आती है ना। लेकिन मैथ्स में जिसका कंसेप्ट, अब मैथ्स में जिसकी पकड़ अच्छी है वो 25 में 25 तो जरूर लाएगा, और जिसकी मैथ्स में पकड़ होगी वो रीजनिंग में हो जाएगी, यानी 25 और 25 50 मार्क्स तो यहाँ पर सिक्योर हो जाएगा। और बचे यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश, तो जिसका इंग्लिश अच्छा होगा वहाँ वहाँ से कम 20 मार्क्स उठा लेगा, और जिसका हिंदी अच्छा होगा वहाँ से 20 मार्क्स उठा लेगा। तो आपको 70 नंबर तो सोचनी ही नहीं है। अब बाकी जीएस में आप 10 नंबर उठा लो, है ना, यानी 80 नंबर तो आपसे इधर उधर नहीं जा रही है। ठीक, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए, ठीक है, तो अपनी 3 गुनी संख्या से 7 कम है। संख्या है, इसमें 21 जोड़ दी, तो वो अपनी 3 गुनी संख्या से कितना कम है, 7 कम है। मैं इधर लाया तो -2x हो जाएगा, उधर लाया तो 7 चौक 28 हो जाएगा। माइनस माइनस क्या हुआ, कट गया। x बराबर कितना हो गया, 14। अब वो तदनुसार वो संख्या कितनी है, तो संख्या कितनी है, 14 है ना। शुरू में आपको हार्ड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, लेकिन बाद में आपको इजी क्वेश्चंस मिलेंगे। घनाभ जिसकी भुजाएं 9, 27, 24 सेंटीमीटर है, तो पिघलाकर घन बनाया गया। यानी घन का आयतन बराबर घनाभ का आयतन, तो आप लिख सकते हो घन का आयतन, घन का आयतन बराबर घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन, ठीक ना। तो घन का आयतन क्या होता है सर जी, ए क्यूब। और यहां पर मैं देख रहा हूं कि 9 गुने 27 गुने 24 है। जब मैं ए निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, तो यहां से देखो 9 27 का तो हो जाएगा, सही है। अब ये 9 है ना, यहां से मैं 3 ले लूंगा तो ये भी 27 हो गया, और यह 8 3 24, तो यहां से 8 ले लूंगा, तो मैं देख रहा हूं यहाँ पर 3 गुने 3 गुने 2, यानी यहाँ पर आ गई 18। यानी घन का जो भुजा है ना वो 18 आ गया। अब क्या बोला है, घनाभ और घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन और घनाभ के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो घन और घनाभ की कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए मैं एक स्लाइड ले लेता हूं। घनाभ का क्षेत्रफल क्या होता है, घनाभ का संपूर्ण तल का क्षेत्रफल, यानी घनाभ के संपूर्ण तल का क्षेत्रफल, संपूर्ण तल का क्षेत्रफल। तो घनाभ की संपूर्ण तल क्षेत्रफल बराबर घन के संपूर्ण तल का क्षेत्रफल, घन के संपूर्ण तल, ठीक ना। तो घनाभ के संपूर्ण तल का क्षेत्रफल होता है 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई, चौड़ाई जोड़ ऊंचाई, ऊंचाई जोड़ ऊंचाई इंटू लंबाई, और इसका होता है 6a²।
अब वैल्यू बैठा दो आप। 2 इंटू क्या था, 9 गुने 27 था। फिर क्या था, 27 गुने 24 था। फिर क्या था, 24 गुने 9 था। ठीक है ना, इस तरह से था आपकी, इस तरह से चीजें आपकी था वहां पर। ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ दोनों का अनुपात निकालना था, इसलिए मुझे अनुपात में रखना चाहिए। यहाँ पर क्या आता है, 6 गुने 18 गुने 18। ठीक है। अब मैं देख रहा हूं यहाँ पर 2 से कट गई 3 बार में। अब ये देखो बड़ा चैलेंजिंग सा काम है ना। ये बड़ा चैलेंजिंग सा काम है कि 9 को 27 से गुना करेंगे तो कितना कितना होगा। 9 को 27 से तो 9 सत्ते 63, 9 दूनी 18, 18 और 6 कितनी होती, 24, 243। 27 से 24 गुना करना है। 27 24 7 चौक 28, यानी हो जाएगी यहाँ पर 648। यहाँ हो जाएगी, यहाँ आपको टाइम लग सकती है, यहाँ हो जाएगी 216। इसको इसी तरह रहने देते हैं। सॉरी, 3 गुने 18 गुने 18। इसको जब जोड़ेंगे तो 8 3 11, 11 6 कितना होता है, 7, यानी 1107। और यहाँ पर हो गई 3 गुने 18 गुने 18। आप ऑप्शन से भी देख के कर सकते हो। इस तरह के एक दो सवाल तो आपको आ गई। इसका हो जाएगा 41 अनुपात 36 हो जाएगा। ठीक है ना, 41 अनुपात 36 होगा। आप कर भी सकते हो, आप काट भी सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको समय रखना होगा। ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला आप याद रखें, मेंसुरेशन के फॉर्मूला याद रखें, क्योंकि मेंसुरेशन से 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, परसेंटेज से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है ना, तो परसेंटेज को सबसे ज्यादा याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक त्रिभुज की ऊंचाई 10% बढ़ाई गई, तदनुसार उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना कम करना होगा ताकि त्रिभुज का क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। 10% यदि बढ़ाई गई, ऊंचाई को यदि 10% बढ़ाया गया, यानी 10 से 11 किया गया, तो इसका जो बेस है उसको क्या कहें, इन्वर्स कर देंगे, यानी 11 से 10 कर देंगे। तो देख रहा हूँ कितना की कमी किया, एक का। किसके रिस्पेक्ट में, 11 के रिस्पेक्ट में। 1/11 गुने 100 कितना होता है, 9.1/11%। बस ये सारा मैंने आपको सिखाया हुआ है ना। किसी त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई 5 12 13। सर जी ये ट्रिपलेट है, 5 12 13। बस ये 5 है, ये 12 है, ये 13 है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, सिंपल, हाफ बेस इंटू हाइट। लो, कुछ नहीं करना पड़ा। कुछ करना पड़ा क्या, है ना। तो दोस्तों कैसी लगी मेरी मॉक टेस्ट, आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। अगले दिन फिर इस तरह से बेहतरीन मॉक टेस्ट लेके आऊंगा, और आप इस तरह के एग्जामिनेशन को नस्ते नाबूद करने के लिए जरूर हमारे साथ जुड़े रहें, ताकि आपको मैथ्स में पूरी मार्क्स में दिला सकूं। ठीक है ना। तो मिलते हैं फिर इस तरह से बेहतरीन सेशन के साथ। आप सभी से यह अनुरोध है कि प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है ना, ताकि हमारी हौसला बढ़ते रहे और मैं आप लोगों को मन लगा के पढ़ाता रहूं। ठीक है, तो मिलते हैं फिर एक नई नई बेहतरीन मॉक टेस्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।